cineinc.com। नमस्कार, आदाब। जिसकी उर्दू में थोड़ी बहुत दिलचस्पी है उसकी एक लफ्ज़ रेख्ता नाम में भी ज़रूर होगी। यूँ तो कहा जाता है कि रेख्ता ही उर्दू है और उर्दू ही रेख्ता है, लेकिन एक जश्न रेख्ता भी है। और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ संजीव सर्राफ साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ लंदन में। और संजीव साहब रूह रवा हैं। हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बान का जादू। संजीव भाई, मुझे लगता है कि हम एकदम से सीधे मौजू पे आते हैं और बिना किसी तमहीद के दरअसल ये जानना चाहूँगा मैं आपसे कि एक तो आपकी वेबसाइट है rekhta.org जी। इसके अलावा एक आपने सूफ़ी पे भी कुछ शुरू किया, वो क्या है? सूफ़ी नामा नाम का एक वेबसाइट हमने लॉन्च किया है। तकरीबन 1 साल हो गया ऐसे लॉन्च हुए, और इसमें जितना भी हमारा सूफ़ी और संतों का कलाम है, पंजाबी में हो, उर्दू में हो, भाषाओं में हो, ब्रिज में हो, तमाम जो इलाक़ाई ज़बानें हैं उसमें जितना भी सूफ़ी कलाम, फ़ारसी में हो, जितना भी सूफ़ी कलाम है उसे पेश किया गया है। जिस तरह रेख्ता पे उर्दू शायरी का कलाम हम पेश कर रहे हैं, वैसे ही कोशिश की गई है कि सूफ़ी और संतों का कलाम भी पेश किया जाए। अब आते हैं रेख्ता, जो जश्न आप मनाते हैं, ये आपने शुरू किया 2014 में? 2015 में मैं मौजूद था जी। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुआ था, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। मैंने भी 2 सेशंस उसमें मॉडरेट किए थे, और बड़े यादगारी सेशन से मेरे लिए। जैसे इस गंगा जमुनी संस्कृति को हिंदी और उर्दू ने, या उर्दू और हिंदी ने अपने तई विकसित किया, उसको पोसा, बढ़ाया, उसका उसी समाज में अब जो वजूद है वो ख़तरे में। एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं रहता। क्या होता है? और अब कोई एक ज़माना था कि सब एक जगह रहते थे, और अब कोई कहीं रहता है। वाह! दिल फसुर्दा तो हुआ देख के उसको, लेकिन उम्र भर कौन जवां कौन हंसा। क्या होता? उसमें मैंने क्या देखा कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शायद 3 जगह, 3 वेन्यूज़ पे ये फेस्टिवल चल रहा है, और तीनों जगह लोग मौजूद हैं, और इतने ज़्यादा मौजूद हैं कि पैर रखने की जगह नहीं। गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं। वाह! गरीब लहरों पे पहरे बिठाए जाते हैं। पहरे बिठाए जाते हैं, और समंदरों की तलाशी कोई नहीं लेता। हाय 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 भाई, वाह 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 वाह, क्या कहने वाह वाह वाह। बस में तेरे जब तक है किए जा ये ड्रामा, वाह! हर शख्स अभी तेरी तरफ देख रहा है। क्या कहने। बहुत शुक्रिया हजरत। वाह! लगा हुआ है परों की वही नुमाइश में, बहुत खूब। लगा हुआ है परों की वही नुमाइश में, जो कह रहा था कि उड़ना मुझे पसंद नहीं। वाह 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 वाह। सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, सियाह रात की सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है। सियाह रात की क्या कहने, सरहद के पार ले गया है, अजीब ख्वाब था आंखें उतार ले गया है। वाह 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 वाह। और शेर देखें कि है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, बहुत खूब है अब जो खल्क में मजनू के नाम से मशहूर, वो मेरी ज़ात से वहशत उधार ले गया है। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। मुझे थोड़ा सा बताइए कि कितने लोग आते हैं अंदाज़न देखने के लिए? अब सब 2.5 दिन के प्रोग्राम में जो फुटफॉल हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उसके हिसाब से पिछले साल 2.25 लाख लोगों का फुटफॉल रहा हमारे वेबसाइट, हमारे इवेंट में। जो पहले साल 2015 में IIC में हुआ था, उसमें 18,000 था। तो 5 साल में ये बढ़ के 10 गुना इसका अटेंडेंस हो गया है। और ये आप
थोड़ा सा मैं इसलिए भी ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग करना चाहते हैं इस तरह के फेस्टिवल्स, उनकी भी थोड़ी सी गाइडेंस होनी चाहिए, इसलिए कि हमने जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल है उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे भी इसी मौजू पे बात की थी कि किस तरह से आप लोग करते हैं। इसमें आप रजिस्ट्रेशन भी करते हैं पहले से, जी और फिर उनको पासेस इशू करते हैं जी एक प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। जी। इससे क्या फ़ायदा होता है आपको? सब फ़ायदा ये रहता है कि जो अटेंड करना चाहते हैं उनसे रब्त हमारा डायरेक्ट हो जाता है। रजिस्टर करने से उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर अवेलेबल रहता है, तो हम उनको इन्फॉर्मेशन वक्तन फ़वक्तन प्रोवाइड कर सकते हैं कि रेख्ता के और क्या प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उन तक हम और जो इत्तला हमें करनी है कि फ़ेस्टिवल में क्या तब्दीलियाँ हो रही हैं, क्या इजाफ़ा हो रहा है, उसकी ख़बर दे सकते हैं। और उनके लिए बहुत सहूलत रहती है कि जब वो आते हैं तो उन्हें तुरंत अपना पास मिल जाता है, इसके बजाय कि लाइन में लगें और वेट करें और डिटेल भरें। और ये जो फेस्टिवल आप करते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इतने बड़े लेवल पे होता है, जो ध्यानचंद स्टेडियम है जी, जिसको नेशनल स्टेडियम भी कहते हैं और इंडिया गेट पर मौजूद है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे होता है, जी। कई वेन्यूज़ पे होता है। हम लोग अभी फ़िलहाल 4 साढ़े 4 वेन्यू पे करते हैं तकरीबन। 4.5 अच्छा कभी एक होता है, कभी नहीं होता, तो इसलिए अच्छा, 4.5 कह रहा हूँ। और 4.5 वेन्यूज़ पे मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं गवाह हूँ कि एक बड़ी तादाद में ऑडियंस वहाँ पे रहती है। इसको प्लान करने में कितना वक्त लग जाता है? सब तो आहिस्ता आहिस्ता पहले ज़्यादा वक्त लगता था, लेकिन अब जो उसका फॉर्मेट है, जो उसका आउटलाइन है, वो सेट हो गया है। तो मेरे ख्याल से 3-4 महीनों में ये हम लोग इसको ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। अबे धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना, मुझे कुछ ऐसी बातें भी जाननी है जो शायद आसानी से नहीं जानने को मिलती। जब भी कोई एक बड़ा फेस्टिवल होता है या जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है तो एकदम से दूसरी जो दिलचस्पी लोगों की उसमें जागती है वो ये है कि ये पैसा कहाँ से आता है और कितना पैसा लग जाता है। क्या ये सवाल वाजिब है आपसे करना? आप ज़रूर करें, वाजिब बिल्कुल वाजिब है। इसमें सब देखिए, जाहिर है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से हम लोग इस प्रोग्राम को भी बड़ा करते चले जा रहे हैं, वसी करते चले जा रहे हैं, इसमें जो ज़रूरतें हैं वो बढ़ती हैं। अभी तक हम लोगों ने इस फेस्टिवल को एक ओपन और एक फ्री फेस्टिवल रखा है, और इंशाल्लाह अगर ऊपर वाले ने चाहा तो आगे चल के भी कम से कम जो दिल्ली का हमारा हेडलाइन फेस्टिवल है, जो हमारा फ्लैगशिप फेस्टिवल जिसको बोलते हैं, वो इंशाल्लाह हम फ्री रख पाएंगे। इसमें कुछ दोस्त यार जुड़ जाते हैं, कुछ स्पॉन्सरशिप्स आ जाती हैं, और कुछ हम अपने जेब से लगा देते हैं, तो इस चल के फेस्टिवल का ख़र्चा निकल आता है। इसमें कोई किसी मुनाफे का कोई मकसद नहीं है। लेकिन ये जो वेबसाइट और जो फाउंडेशन है, इसका क्या स्ट्रक्चर? ये सिलसिला अलग है। हाँ, और वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया, बिकॉज़ मेरे नज़दीक फेस्टिवल तो आता है, 2.5 दिन का फेस्टिवल होता है, निकल जाता है, लेकिन वेबसाइट जो है वो 12 महीने राउंड द क्लॉक 24/7 में चालू रहती है और दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है। ना उसमें कोई वीज़ा की ज़रूरत है, ना कोई मेंबरशिप की ज़रूरत है, और दुनिया भर से लोग, मतलब तकरीबन 175 या 76 मुल्कों से लोग हमारी वेबसाइट पे आते हैं। चूँकि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जितने भी एक्सपेट्रिएट्स हैं जो अलग अलग मुल्कों में रहते हैं, और जाहिर है इन दोनों मुल्कों के जितने तमाम लोग जो हैं वो तकरीबन हर मुल्क में मौजूद हैं, हर जगह मौजूद है, और उनके लिए ये एक बहुत कीमती रिसोर्स है, वसाइल है, जो उन्हें जोड़े रखता है हमारे तहज़ीब से, हमारे अदब से, और इसलिए तमाम मुल्कों से लोग हमारे यहाँ आते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि जिस तरह के हमारे यहाँ खतूत आते हैं, मेल्स आती हैं, कि लोग इतने वो दुआएं देते हैं हमें कि वही हमारी पूंजी, हमारी कमाई है। अब पूंजी कमाई तो है, लेकिन ये कि पैसा तो जाता है। सर, एक अरबी में कहावत है कि मे योर एक्सपेंसेस इंक्रीज, तो कोई ना कोई प्रोवाइड भी करेगा। खुदा करे कि आपके अखराजात में इजाफा हो। वाह, क्या बात है। तो इसी तरह वो ऊपर वाला जो है वो
नज़र रखे हुए सोचता है कि बच्चा ठीक काम कर रहा है तो इसे ज़रा- बता दीजिए। देखिए, मुझे बहुत मॉडेस्टी से काम ले रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये हम प्रोफेशनली बात करना चाहते हैं, इसलिए कि शायद उन लोगों की मदद होगी जो कुछ चीज़ें करना चाहते हैं अपने लेवल पे। ज़रूरी नहीं है कि दिल्ली से बाहर कुछ लोग करना चाहते हैं। लंदन में बहुत से लोगों की दिलचस्पी है, फेस्टिवल हिंदी का करना चाहते हैं, उर्दू का करना चाहते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, इसमें आपने अपना पैसा लगाया अपनी इंडस्ट्री से, क्योंकि आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और काफ़ी इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियलिस्ट ये हैं। जाहिर है साहब कि जब तक आप खुद न लगाएं तब तक आप किसी से कोई उम्मीद रख नहीं सकते। तो हम लोगों ने अपने CSR का काफ़ी बड़ा हिस्सा हमारी वेबसाइट में हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी के नाम पे आपने अपना पैसा ये रेख्ता में दिया है। बिल्कुल, क्योंकि ये रेख्ता का जो इलाका है वो बिल्कुल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं उसमें कल्चरल प्रिजर्वेशन और कल्चरल प्रोपगेशन का एक बहुत अहम हिस्सा है, एजुकेशन का बहुत अहम हिस्सा है। अब संजीव सर्राफ साहब, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए, काफ़ी लोगों की दिलचस्पी रहती है, बड़ी इंट्रीगिंग सी बात लगती है कि संजीव सर्राफ नाम है और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और उर्दू के नाम पे जो जोश और जो जुनून और जो जज्बा आपने दिखाया है, मुजाहरा किया है, उर्दू वाले तो खैर बहुत मानते हैं आपको, और हिंदी वाले भी आपकी तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देख रहे हैं कि आप उनके लिए कुछ करें इसी तरह से जैसे आपने किया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि ये उर्दू के प्रति ये क्या शौक़ है आपका, या कोई ख़ानदानी आपको चीज़ विरासत में मिली? ये मतलब संजीव सर्राफ उर्दू में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ख़त्म बात। जी, मैंने इसके तरह तरह के मैंने इसकी वजूहात लोगों ने वही बताया कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। नहीं, वो उसको छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना कि वो तो फिर लोग कुछ ना कुछ तो कहते हैं, उसको छोड़ देते हैं। कोई कहता है ये कमाई का ज़रिया है, नहीं, कुछ नहीं है। कोई कहता है कि सियासत करना चाहते हैं इसलिए उर्दू कर रहे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन हमने मुझे हैरत इसलिए होती है कि सियासत आपने की नहीं। फेस्टिवल आपने इतना बड़ा खड़ा कर दिया। रेख्ता फाउंडेशन और रेख्ता वेबसाइट दुनिया भर में मशहूर है, 175, अभी तक सियासत तो हुई नहीं, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते। वो एक सब शेर का एक मिसरा है ना, हाँ, हम हंस दिए हम चुप रहे, मंजूर था पर्दा तेरा। वाह। तो इस बात पे पर्दा ही पड़ा रहा है कि हम क्यों करते हैं। लेकिन आपकी दिलचस्पी उर्दू में है। दिलचस्पी है, और मेरे वालिद को शौक़ था बहुत, तो बचपन से मेरी अपने वालिद साहब का पूरा नाम बताइए। नारायण दास जी सराफ। नारायण दास जी सर्राफ जी, 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ, बट वो उन्हें बहुत शौक़ था गज़ल सुनने का। तो बचपन से हमारी समाअतों में मेहदी हसन और इकबाल बानू और बेगम अख्तर शामिल थे। क्या बात है। तो एक उसका असर हुआ, और फिर हिंदी सिनेमा तो खैर जितने भी पुराने हमारे गाने हैं वो हिंदी गाने कहाँ हैं, उर्दू गीत हैं, उर्दू ही बहुत ज़्यादा हावी रही। उर्दू ही हावी रही। तो उसके चलते अब मेरा बुनियादी नेचर जो है वो रोमांटिक है, और उर्दू से बेहतर कोई रोमांटिक लैंग्वेज मेरे नज़दीक हो नहीं सकती। इश्क के इजहार के लिए ज़बान आपने ढूंढी, और चाहे फिर इश्क के इजहार के लिए चाहे दिल टूटने के बाद उर्दू हर जगह काम आती है। वो बड़ा पॉपुलर सा मिसरा है। एक ज़माने में मैं ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम करता था, उसमें बच्चे लोग ये प्रोग्राम करने आते थे और वो बार बार एक ही चीज़ ज़रूर कहते थे, दिल अभी पूरी तरह टूटा नहीं, दोस्तों की मेहरबानी चाहिए। खैर ये तो दोस्तों पे तंज है। आपका ताल्लुक कहाँ से है संजय साहब? हमारे अब्बा अजदाद तो राजस्थान से हैं। अच्छा। लेकिन हमारे 3-4 पुश्तों पहले हमारे लोग अब्बा अजदाद थे, वो महाराष्ट्र आ गए थे, नागपुर। हमारी पैदाइश नागपुर की है, और तालीम हमने पहले मुंबई में फिर ग्वालियर में हासिल की। कॉलेज हम खड़गपुर बंगाल में गए, वाह। काम उड़ीसा में किया, फिर दिल्ली आके बसे। क्या मल्टीलिंगुअल आदमी संजीव सर। नहीं, लेकिन इसलिए कोई पूछता है सवाल कहाँ से हैं, तो भैया हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान से। और मारवाड़ी ख़ानदान से आते हैं? जी जी। और ज़्यादातर घर में आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं लोग क्या, या सभी हैं? सब मेरे अलावा सभी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अच्छा, मतलब आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? थे। अच्छा, थे, कोई बात नहीं। अब वापस आ जाते हैं उर्दू की जानिब। थोड़ी सी बात समझ में आ जाती है कि संजीव सर्राफ साहब कौन है और आपका पैशन है। ये पैशन लोगों ने देखा है बाकायदगी से, और वो जब हर बार मैं एक चीज़ कहूँगा, पैशन अब कम लगता है लफ्ज़, ये तो एक कॉलिंग के बियॉन्ड चले गया है। पैशन, शुरुआत पैशन से हुआ था, लेकिन जैसे काम करते चले गए और उसका जो इम्पैक्ट हुआ और जहाँ तक ये चीज़ पहुँची है, अब तो इसके नौकर बन रहे हैं ज़रा। मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वाकई ये तो एक पूरा, जैसे कहते हैं ना, एक
एक ज़िंदगी का जो प्रोजेक्ट होता है जी, बिल्कुल। वो होके रह गया। बात ये आ जाती है कि रेख्ता जब आप करते हैं, जश्न रेख्ता की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें 4 साढ़े 4 वेन्यूज़ 5 काम करते हैं, इसमें आप एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, उर्दू के जो स्कॉलर्स होते हैं? ज़ाहिर है सब एक्सपर्ट्स की मदद लेते हैं, और फिर मेरे ख्याल से पिछले 4-5 साल में जो हमारे टीम को तजुर्बा हुआ है इसमें, उसके ज़रिए उन्हें ख़ासा अंदाज़ा है कि क्या लोग पसंद करेंगे, क्या नई चीज़ होनी चाहिए, क्या जो एक अदब के मुतालिक है, क्या एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए होना चाहिए, क्या एक यंगस्टर्स के किस उम्र में हो, चाहे निस्वानी अदब की कुछ चीज़ें आएँ, तो एक बैलेंस मिक्स करके उसे पेश करने की कोशिश होती है। और ये जो टीम है आपके लिए वॉलंटरी बेसिस पे काम करती है या आपकी बाकायदगी से ये सिर्फ मिक्स्ड ग्रुप है? इसमें नौकरी भी करते हैं लोग? नहीं, हमारे यहाँ सब रेख्ता में आज के दिन तकरीबन 100 लोग फुल टाइम काम कर रहे हैं। रेख्ता में 100 लोग बाकायदगी से काम करते हैं? बाकायदगी से फुल टाइम इन्वॉल्व काम कर रहे हैं। नौकरी है? नौकरी नहीं बोलूँगा मैं इसे। अच्छा। लेकिन अपनी ज़िंदगी जो है रेख्ता को उनने सौंप रखी है। क्या बात है, वाह। और इसमें इजाफा होते जा रहा है। इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, तो जो वेबसाइट है उस पर भी इसी तरह से उनमें से कुछ लोग काम करते हैं? सर, ये ज़्यादातर लोग वेबसाइट पे ही काम करते हैं। जश्न में तो उसी टीम में से हम लोग, उसी टीम में से कुछ लोग चुन लेते हैं, फिर वॉलंटियर्स ले लेके उसको पेश करते हैं। वेबसाइट का जो विज़न है आपका क्या है? और हो सकता है वो विज़न अभी पूरा भी ना हुआ हो, आप कहीं और ले जाना चाहते हो? विज़न, ये सवाल मैं पहले भी खुद सोचता हूँ, लेकिन अब तक देखा है मैंने कि जो शुरू में विज़न हमने शुरू लेके किया था, तो कब का पीछे छूट चुका है। और कोई भी विज़न सेट करने में एक लिमिटेशन आ जाता है, उसके बहुत जल्द उसके पार निकल जाते हैं। जैसे कि अब आपकी जो वेबसाइट है उस पर उर्दू शायरी मिलती है, उर्दू शायरी, उर्दू शोरा जो हैं, जो पोइट्स हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है जी, तहरीरी तौर पे, लिखित रूप में। फिर जो बहुत पुरानी किताबें हैं उर्दू की, उर्दू अदब की, जिसमें नस्र भी है और नज़्म भी है, गद्य भी, पद्य भी, वो भी आपने आर्काइव किया है, डिजिटली आर्काइव किया है, डिजिटाइज किया है जी, है ना? स्कैन किया है, स्कैन किया है जी। इसके अलावा सब मेरे डिक्शनरी है? नहीं, डिक्शनरीज हैं। अब हमारे कुछ तो प्रोजेक्ट हैं जो हम ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिस आपने जिक्र किया किताबों के डिजिटाइजेशन का, स्कैनिंग का, मेरे ख़्याल से ये हमारा सबसे अहम प्रोजेक्ट है। चूँकि ये किताबें जो हैं, ख़ास तौर से हमारी जो विरासत में जो किताबें रही हैं हमारी, वो अब कोई नई छपने वाली है नहीं, कभी मार्केट नहीं, मार्केट इकॉनमी है, क्यों कोई छापेगा। तो वो किताबें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं लाइब्रेरीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में, ज़ाती कलेक्शंस में। और ये या तो दीमक की नज़रें होंगी, या आग पानी की नज़रें होंगी, या रद्दी वाले की नज़रें होंगी। 2 गज़ ज़मीन की कीमत बहुत होती है आज, तो किताबों को कौन स्टोर करेगा। बहुत अच्छी बात कर। तो उसको देखते हुए हमारी कोशिश है कि उसमें जितना हम लोग स्कैन करके उसे प्रिजर्व कर लें, महफूज कर लें, ताकि आने वाले नस्लों के लिए एक ये रिसोर्स बन जाए। और मुझे बहुत खुशी है कि हमने एक मशीन से शुरू किया था, स्कैनिंग मशीन से, आज हमारे यहाँ 27 स्कैनिंग मशीन्स लग गई हैं। वाह। जो हिंदुस्तान में 12 शहरों में स्कैन कर रही हैं किताबें। 12 शहरों में कैसे कर रही है, मैं समझा। अलग अलग लाइब्रेरीज़ में, अलग अलग कलेक्शंस में टीम जाती है आपकी? हमारी टीम जाती है। आपकी टीम हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाके स्कैनिंग मशीन ले जाती है जी, स्कैनिंग मशीन ले जाती है। और इजाज़त लेके जाहिर है, किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो इजाज़त के बगैर तो और वो खुश होते होंगे? नहीं, बेहद खुश होते हैं, और उन्हें भी सॉफ्ट कॉपी मिल जाती है, बगैर किसी कीमत के उनका काम भी हो जाता है। तो एक ये विन विन सिचुएशन है। तो इसको ये जो डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है, इसमें अंदाज़न कितनी किताबें कर चुके हैं अब तक? अब तक हम लोगों ने जो स्कैन कर ली हैं साहब, वो करीब 80,000 किताबें स्कैन कर ली हैं। 80,000 किताबें आप ये कह रहे हैं कि ये स्कैन कर दी जी? उसमें से 60,000 तो ऑनलाइन आ चुकी हैं। वाह। और हर महीने 2,500 किताबों का इजाफा हो रहा है इसमें। और ये काम तेज़ी से जारी है हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज़ में। रामपुर रज़ा लाइब्रेरी में चालू है,
सौलत लाइब्रेरी रामपुर में जारी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जारी है, हैदराबाद में जारी है, पटना में जारी है। तो बहुत जगह ये काम चल रहा है पैरेलल में, और मेरे ख्याल से ये आगे वाली नस्लों के लिए एक बहुत अहम, बहुत कीमती काम। वो तो बेनतहा अहम कीमती काम है। मैं तो साथ में ये भी समझना चाहता हूँ कि क्या इस तरह का काम आपकी नज़र से गुजरा है इतने बड़े लेवल पे? इतने बड़े लेवल पर सब लोगों ने किया है काम। जो गुटनबर्ग प्रोजेक्ट है, जो गूगल का प्रोजेक्ट है, ये बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग ज़बानों के लिए। उर्दू के लिए किसी और ने नहीं किया आज तक काम। उर्दू में ये काम नहीं हुआ भारत में? भारत में नहीं, कहीं भी नहीं हुआ। कहीं पे भी नहीं हुआ। ना भारत में हुआ, ना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो नहीं हुआ, बिल्कुल कहीं भी नहीं हुआ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये उर्दू का प्रोजेक्ट जिस तरह का है, यानी कि वेबसाइट भी और इतना बड़ा फेस्टिवल भी, फिर किताबों का इतनी बड़ी तादाद में आर्काइव होना, मैं ये ज़रूरत कह रहा हूँ कहने की कि मैंने तो कम से कम हिंदुस्तान के आसपास या हिंदुस्तान से बाहर, पाकिस्तान को छोड़कर, उर्दू का इतना बड़ा फेस्टिवल मैंने तो कहीं देखा नहीं। लेकिन क्योंकि आपके पास भी तफसीलात होती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उर्दू का ये प्रोजेक्ट अपनी तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दुनिया में। वेबसाइट के तौर पर तो सब ये मेरे ख्याल से कहना कोई मुबालगा नहीं होगा कि ये दुनिया की सबसे बड़ी उर्दू वेबसाइट है। उर्दू कंटेंट के लिए, उर्दू शायरी के लिए, उर्दू किताबों के लिए। और हमारी अब कोशिश ये भी है कि नस्र को भी इसमें पेश किया जाए, और प्रोस को ख़ास तौर से जो अफसाने हैं और जो अहम नस्र लोगों ने, अलग अलग लोगों ने लिखी है, उसे डिजिटल तौर पे, सिर्फ स्कैन तौर पे नहीं, सर्चेबल फॉर्मेट्स में भी पेश और किया। फेस्टिवल के लेवल पे आपको कभी सुनने को मिलता है कि उर्दू का सब इससे बड़ा फेस्टिवल कहीं नहीं, ना पाकिस्तान में, ना पाकिस्तान में भी नहीं होता। हिंदुस्तान की तादाद भी ज़्यादा है, और दिल्ली है, और दिल्ली शहर में ख़ास तौर से जो ज़ौक़ है, जो शौक़ है। सबसे बड़ी मुझे खुशी इस बात की है कि जो नई नस्ल है, जो जवान लड़के लड़कियां हैं, वो जिस तादाद में और जिस जोश व खरोश से शिरकत करते हैं हमारे प्रोग्राम्स में, सबसे खुशी की बात, सबसे मुझे सुकून और जिस बात से मुतमईन सबसे ज़्यादा हूँ मैं, यही है कि जिनका कोई उर्दू से दूर दराज लेना देना नहीं, वो उर्दू की तरफ खींचे चले आते हैं, और इतनी तादाद में खींचे चले आते हैं। मैं उर्दू का मुस्तकबिल मुझे बहुत मजबूत नज़र आता है सर। एक तरफ उर्दू वाले बहुत बार शिकायतें भी करते रहते हैं, और ऐसा हमारे साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है, इम्तियाजी सलूक हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये है, वो है, ज़बान है, हुकूमत की तरफ से ये नहीं, वो नहीं। लेकिन उस सब के बावजूद ये ज़बान की खूबसूरती है कि उसकी चाहत में लोग आ रहे हैं, और आपने एक इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर दिया, और अब आप बता रहे हैं कि नौजवान भी आते हैं, और ये नौजवान वो हैं, ये कोई ऐसा नहीं है कि सब मुस्लिम घरानों से आ रहे हैं, किसी का या उर्दू वाले आ रहे हैं खाली? कोई उसमें से उर्दू वाला नहीं सर। 80% लोग जो हैं वो उर्दू न पढ़ सकते हैं, न लिख सकते हैं, और 80% उर्दू के अल्फाज समझ भी नहीं सकते। लेकिन उर्दू की खूबसूरती जो है, खुशबू जो है, रंग जो है, एक्सप्रेशन जो है, वो आगे फिर सीखना चाहते हैं। तो हमारे पास आते हैं कि हमें उर्दू कहाँ से सीखें। तो आपने कोर्सेज भी शुरू किए हैं? कोर्सेज भी शुरू किए हैं ऑनलाइन। हमारी आमोजिश के नाम से वेबसाइट भी है, AAMOZISH, ओके, आमोजिश के नाम से उर्दू। और ये कोर्सेज आप दिल्ली में करते हैं? फ़िलहाल दिल्ली में करते हैं, इंशाल्लाह आगे भी फैलाएंगे। क्या बात है। तो ये सब सिलसिले, मुख्तलिफ सिलसिले पैरेलल में चल रहे हैं, और कौन कितनी रफ्तार पकड़ता है वो तो वक्त बताएगा। अब एक अलग मौजू की तरफ आते हैं। मैं उर्दू वाला हूँ ना हिंदी वाला हूँ, मैं तो एक मामूली सा ब्रॉडकास्टर रहा, तो उर्दू की बातें भी कर लेते हैं, हिंदी की बात कर लेते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर जो काम किया है वो हिंदी में किया है जी। BBC हिंदी से मैंने नौकरी की, आकाशवाणी पे मैं हिंदी के कार्यक्रम देखता था, और मुझ जैसे लोगों की भी आपसे थोड़ी सी शिकायत है। उर्दू का हेड तो मैंने पहना था थोड़ी देर पहले, और मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन शिकायत ये कि हिंदी के क्षेत्र में अच्छा काम नहीं हो पा रहा है। कुछ हिंदी वालों को ज़िम्मेदार ठहरा लीजिए, कुछ शायद ये कि क्योंकि सरकारी ज़बान वगैरह एक बना दिया, तो लोगों को, आम आदमी को लगता है कि अब हम अपना हाथ खींच लें, जो भी करेगी सरकार करेगी। बहरहाल आप इस तरफ कुछ तवज्जो देंगे? देखिए, मैं
इस बात से मुतमईन नहीं हूँ कि हमें हर चीज़ सरकार से मिलनी चाहिए। रेख्ता में सरकार की तरफ से हमें एक पाई भी हम लोगों ने ना कभी मांगी है, और बिन मांगे मोती मिले वाला किस्सा चलता नहीं है साहब, देखिए। सो उसके बगैर चल रहा है काम, और अच्छे से चल रहा है, बढ़ रहा है। तो हिंदी हम किसी भी सरकारी इदारे के पास, सरकार के पास किसी भी अब तक नहीं गए हैं कि हमें ये चाहिए, उसके बगैर काम हो रहा है। उसी तरह से हिंदी में भी मेरे नज़दीक काम हो सकता है, होना चाहिए। कुछ लोग कर रहे हैं काम। हाँ, मुझे ऐसी बात नहीं, अंदाज़ा है हिंदी कोश है, कविता कोश है, लोग अच्छा ऑनलाइन काम पे कर अच्छा काम कर रहे हैं ख़ास तौर पर। लेकिन जिस तरह रेख्ता उर्दू के लिए कर रहा है, उस तरह से किसी ने अभी तक किया नहीं है। और इसी के चलते हम लोगों ने रेख्ता में ये तय किया कि हिंदी के लिए भी रेख्ता जैसी एक वेबसाइट तैयार करें। उस पे काम, रेख्ता जैसी वेबसाइट, यानी आप जैसे उर्दू की वेबसाइट है रेख्ता, और जी। उस पे जब आप जाते हैं तो उसमें उर्दू शायरी और उर्दू प्रोज, और फिर उसमें डिक्शनरी उर्दू की, इंग्लिश की, Recitation। हिंदी की, फिर स्क्रिप्ट भी खुल जाते हैं। मतलब जी। अगर आपको एक शेर को हिंदी में देखना है, उर्दू में देखना है, अंग्रेजी में देखना है, तो वो रोमन स्क्रिप्ट में भी आ जाएगा। बिल्कुल। तो और इसके अलावा जैसे अभी लोगों ने सुना है कि डिजिटाइजेशन का प्रोसेस है, 80,000 किताबें आपने लगाई हैं, ये सारी चीज़ें आप हिंदी में भी डुप्लीकेट करेंगे, मतलब बिल्कुल। हिंदी के लिए? ऑलरेडी काम चल रहा है, वाह, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, और इंशाल्लाह दिसंबर में इस साइट लॉन्च भी कर देंगे हम। काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है इसमें। और हिंदी में मसला ये है साहब कि कॉपीराइट का मसला थोड़ा टेढ़ा है जैसे क्या? कंपेयर टू उर्दू। तो उर्दू एक लोगों को मालूम नहीं, लेकिन उर्दू एक रिलेटिवली पुरानी ज़बान है। बहुत सी चीज़ें, ख़ास तौर से जो अहम चीज़ें हैं, वो आउट ऑफ कॉपीराइट हो चुकी हैं। हाँ, पुरानी चीज़ें, और वो बहुत बड़ा अजीम लिटरेचर है। करेक्ट। हिंदी में अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल मुख्तलिफ है। लोगों ने कॉपीराइट छोड़ा नहीं अपना। कॉपीराइट जो है, बिकॉज जो बड़े शायर जितने भी हैं आपके, बड़े कवि जितने भी हैं आपके, जयशंकर प्रसाद हों, निराला हों, और मैं तो बच्चन साहब की बात कर रहा हूँ। बच्चन साहब हैं, तो इन वो कवि के देहांत के 60 साल बाद तक का जो पीरियड है, वो पूरा हुआ नहीं किसी का। तो जब तक वो कॉपीराइट हमें अवेलेबल नहीं होगा, वो डालने में दिक्कत जाएगी। तो कोशिश है कि हम कॉपीराइट पब्लिशर से, फैमिली से कॉपीराइट ले लें, बट वो एक वक्त लगेगा उसको मुकम्मल ठीक है, होने में। किताबें आने में। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो रेख्ता के बैनर तले जी, हिंदी की रेख्ता वेबसाइट, फाउंडेशन के बैनर तले, रेख्ता फाउंडेशन के बैनर रेख्ता.org उर्दू की वेबसाइट है, तले, और उसका नाम क्या होगा? हिंदवी.org, आहा, वाह, हिंदवी, HIND VI या WI ऐसे कुछ और .org। कि हमारी कोशिश अब ये रहेगी हिंदवी लॉन्च करने के बाद कि हम जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, तमिल हो, मलयालम हो, हम रीच आउट करेंगे इन इलाकों में, लोगों से रीच आउट करेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट हों या सरकार हो या इदारे हों, कि अपनी अपनी ज़बानों, इलाकाई ज़बानों के लिए रेख्ता का प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। कितनी खूबसूरत सी बात कह रहे हैं आप कि रेख्ता फाउंडेशन जो है, वो जो इलाकाई ज़बानें हैं, क्षेत्रीय, जी, उन सबको भी साथ में लाना चाहता है। हमारा जो तजर्बा है उसमें स्कैनिंग का, डिजिटाइजेशन का, डिलीवरी प्लेटफॉर्म जो है, ऑडियो वीडियो, हर चीज़ हम लोगों ने उसको ओवर टाइम इम्प्रूव कर करके एक बहुत एडवांस स्टेज तक ले आया है। ये प्लेटफॉर्म जब तैयार हो गया है तो ये सब ज़बानों के लिए लेवरेज हो सकता है। जब हम हिंदी जो लेफ़्ट टू राइट, उर्दू जो राइट टू लेफ़्ट, इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, तो बाकी सारी ज़बानें जो हमारी हिंदुस्तान की हैं वो सब के लिए यूज़ हो सकती ये आपने सोचा इस बारे में कि ऐसी आप शुरुआत करेंगे? है। जी, और हम चाहते हैं, और हम रीच आउट करते हैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए, और इंडिपेंडेंटली भी हम रीच आउट करेंगे जो लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं कि यानी मिसाल के तौर पे बांग्ला है, पंजाबी है, मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, वगैरह वगैरह वगैरह। इन सबको आप एक छत्र छाया में रेख्ता के साथ लाना चाहते हैं? छत्र छाया में नहीं, छत्र अलग छाया, अलग ठीक अलग है। आइलैंड्स हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट अगर वो इंडिविजुअली ज़बानें, हमारी हर ज़बान को हिंदुस्तान में प्रिजर्वेशन की, प्रोटेक्शन की, प्रोपगेशन की ज़रूरत है। हर ज़बान में इतना बेतहाशा लिटरेचर, अदब, संगीत अवेलेबल है, लेकिन वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन खोता चले जा रहा है।
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की तरफ मैं फिर आता हूँ इसलिए कि वो अपने आप में बड़ा कामयाब मॉडल है, बहुत- दुनिया का इतना बड़ा फेस्टिवल है जी। और यहाँ लंदन में होता है और बड़ी तादाद में लोग आते हैं और मैं उनसे भी 10 चीज़ें सीखने की और समझने की कोशिश करता हूँ। और आइडिया ये है कि आपसे जो बात हो रही है वो 10 लोग और देख रहे हैं इंडिया में, पाकिस्तान में, अगर वो उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं नहीं, बिल्कुल करें, तो करें, बिल्कुल करें, शौक से करें। मैं ये चाहूँगा कि यहाँ लंदन में भी रेख्ता का एक चैप्टर होना चाहिए। यहाँ लंदन में, मतलब ब्रिटेन में, इस मुल्क में उर्दू के चाहने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद है और मैं समझता हूँ शायद आप इस बारे में सोच भी रहे हैं। हम बिल्कुल सोच रहे हैं इसके बारे में और हाल ही में हम लोगों ने यूके चैरिटी कमिश्नर के तहत एक चैरिटी रजिस्टर भी करवा ली है एंड इंशाल्लाह प्रभु कृपा, अब जिस जबान में भी आप ऊपर वाले का नाम लें, अगले साल भर के अंदर अंदर रेख्ता का पहला प्रोग्राम लंदन में होना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि रेख्ता लंदन आ रहा है 1 साल के अंदर, 1 साल, तकरीबन 1 साल बाद तकरीबन 1 साल में आना चाहिए आना चाहिए। और जितने लोग हमसे इसमें रब्ता करेंगे, जुड़ेंगे, हमारा साथ देंगे, उतना जल्दी होगा, उतना बेहतर किस होगा। तरह से लोग आपके साथ आ सकते हैं? देखिए साहब, इसमें क्या कर सकते हैं हम आपके इसमें लिए? आप जो जिक्र कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यूके में, और जब यूके की बात करते हैं तो हमेशा मुझे कहा जाता है कि साहब लंदन तक इसे महदूद ना रखें, हाँ ठीक है। बर्मिंघम और मैनचेस्टर को भी शामिल करें, वहाँ भी करें प्रोग्राम। तो उसके तहत जितने भी आपके मुख्तलिफ इदारे हैं, छोटे छोटे, चाहे कम्युनिटी वाले इदारे हों, चाहे कोई म्यूज़िक का इदारा है, कोई शायरी का इदारा है, कोई मुशायरे का ग्रुप है, ये सब अगर रेख्ता से जुड़ें, हमें लिखें, हमें बताएं कि हम शामिल होना चाहते हैं, हम सबको साथ लेके, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे बांग्लादेशी हो, ज़बान से जो मोहब्बत करने वाले हैं, उस अदब से जो मोहब्बत करने वाले हैं, वो क्या सब बात साथ में आए। और ये फेस्टिवल ज़ाहिर सी बात है अगर पहले होगा तो लंदन में ही होगा, शुरुआत तो लंदन से शुरुआत तो हुई, लंदन जी, में जाहिर। होनी भी चाहिए और मेरा भी थोड़ा इंटरेस्ट है उसमें, वेस्टेड इंटरेस्ट, और उसमें भी आपका ख्वाब या अरमान इसी तरह से होगा कि कम से कम 2-3 वेन्यूज़ पे एक साथ चले एक प्रोग्राम, साथ 2 से कम, 2-2.5 से कम तो सब मज़ा नहीं आता फिर, और 2 दिन चले कम से कम। से कम 2 दिन चले और उसमें सीरियस डिस्कशंस भी हों, इंटर लैंग्वेज ट्रांसलेशन जैसे मसाइल हैं वो भी आएँ। हिंदुस्तान से थोड़ा हट के होगा, लेकिन बिकॉज हम यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन भी जो है, जो उर्दू की तरफ आना चाहती है, उन्हें भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहेंगे। ठीक बात है, मतलब कुछ प्रोग्राम एक आध अंग्रेजी में भी हो सकता है। सिर्फ ये एक तफरी का ज़रिया ना हो, तफरी और अदब, कल्चर एंड एंटरटेनमेंट, दोनों चीज़ उसमें साथ साथ चले। एकेडमिक काम जिस तरह जी। से कि आप जो रेख्ता जश्न होता है तो उसमें कुछ एक प्रोग्राम अलग- ऐसे होते हैं जो एक- बड़े सीरियस होते हैं। एक अलग वेन्यू सिर्फ उसके लिए हम लोग रिजर्व रखते हैं। आखिर में आपसे बस ये दरख्वास्त करूँगा कि कुछ अपनी 1-2 चीज़ें ज़रा फेवरेट सुनाइए जो आपको सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं उर्दू की। तो मेरी सबसे फेवरेट गज़ल तो ये है, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। क्या बात है, वाह गालिब। ये और आखिरी शेर तो खैर इसका ज़ुबान अल्लाह ही है। हाँ। ये मसाइल तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो ना बादा ख्वार होता ये है। बहुत वाह। हम पे बहुत अप्लाई करती है सर ये। हाँ, क्या बात है। संजीव सराफ, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत नेक ख्वाहिशात आपके अगले सारे वेंचर्स के लिए, प्रोजेक्ट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू परवेज़ भाई, बहुत बहुत चढ़ शुक्रिया। के बोलता है उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान की मिट्टी के आसमां का जादू, हिंदुस्तान का जादू, उर्दू ज़बां का जादू, हिंदुस्तान का जादू,